हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यायपालिका के बारे में बताया। इसके 3 पार्ट आपके लिए मैंने वीडियो के रूप में अपलोड किए हैं और इसमें जो 3rd पार्ट था उसमें न्यायपालिका के कार्य क्षेत्राधिकार आपको बताया और उन्हीं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार था संविधान की व्याख्या करने का। इसी को मैं आपको विस्तार में लेकर आई हूं, क्योंकि एग्जाम में न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर भी एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है। तो मैंने आप लोगों की इस स्थिति को देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूं। तो आइए देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में विस्तार से। तो न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करती है, या तो ये देखती है कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं या फिर न्यायपालिका और प्रशासनिक नीतियों के द्वारा जो कार्यपालिका और प्रशासनिक विभागों के द्वारा जो भी लागू किए गए हैं वह किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। यदि वह अतिक्रमण करते हैं तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनः अवलोकन। और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारा देश का जो संविधान है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि न्यायपालिका किसी भी ऐसे अनुच्छेद को, ऐसे विधेयक को, ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो कि हमारी संविधान की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, हमारे जो संविधान है उसकी स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जो हमारी व्यवस्था है हमारे देश में, उसके लिए कोई विशेष हमारे यहाँ पर प्रावधान नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत ये व्यवस्थाएं हमें नजर आती हैं। और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसके अंतर्गत संविधान के किसी भी अनुच्छेद अथवा भाग का अतिक्रमण करने वाले या मूलभूत व्यवस्था को आघात पहुंचाने वाले जो कानून हैं उनको विधि शून्य करार देने का अधिकार हमारे न्यायालय को प्रदान किया गया है। ये राज्य में भी लागू है और ये केंद्र के लिए भी है, यानी राज्य विधानसभाएं या संसद दोनों के विषय में ही ये जो अधिकार है वो न्यायालयों को मिला हुआ है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इस सिद्धांत का जो उद्भव हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था में लगभग 193 ईयर्स पहले या उससे पहले ये संभवतः चल रहा है। और भारत सहित देश के अन्य जो शासन व्यवस्थाएं उन्होंने इसको बाद में इसका अनुसरण किया है, इसको अडॉप्ट किया है धीरे धीरे करके इसको। और जो देश हैं ज्यादातर उनकी मतलब संविधान में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे देश के जो न्यायपालिका है उसने इस अधिकार का प्रयोग धीरे धीरे करके अपने अनुसार हस्तगत कर लिया है। वो कैसे किया है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से एक परंपरा के रूप में, परिपाटी के रूप में हमारे देश के न्यायालयों ने इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था ना होते हुए भी इस अधिकार को का प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है और हमारे जो नागरिक अधिकार हैं, हमारा जो संविधान है उसकी रक्षा की है। तो इससे संबंधित सारे मैं आपको एक एक करके अनुच्छेद भी बताऊंगी। अब अगली चीज आती है कि न्यायिक पुनरावलोकन के लिए क्या अपरिहार्य होना चाहिए। देखिए, एक तो यह है कि हमारे देश में संघात्मक शासन है, इसलिए भी न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है और इसलिए हमारे यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कि न्यायिक पुनरावलोकन को एक आधार प्रदान करती हैं। और उनमें सबसे पहले है कि हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है और कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। एक लिखा हुआ है एक समय विशेष पर, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, संविधान के 22 भाग हैं, ये सब हमारे यहाँ पर लिखा हुआ एक पुस्तक है मोटी सी। और कठोर संविधान है, यानी हमारे देश की जो संशोधन प्रक्रिया है वो भी नमनीय नहीं है, कठोर प्रक्रिया है। इसके साथ ही संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, अधिकारों का विभाजन किया गया है और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। ये तीनों जो शर्तें हैं जो कि न्यायिक पुनरावलोकन के लिए आवश्यक होती हैं वो शर्तें हमारे यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और इनकी वजह से हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर
अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है। और किस प्रकार ये प्रक्रिया इसकी किसके अंतर्गत ये प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य कर रही है वो देखते हैं। अनुच्छेद 21 जो है ना, जो कि दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, वह कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पष्ट तय किसी भी हमारे जो अनुच्छेद है संविधान के, उनमें स्पष्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है कि न्यायिक पुनर्वलोकन इस प्रक्रिया के आधार पर होगा। इसके बावजूद भी हमारे न्यायालय ने इस अधिकार का प्रयोग किया है, इस शक्ति को हस्तगत किया है। तो उसमें जो एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 21, इसके अंतर्गत है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो कानून विधायिका द्वारा अधिनियमित किया गया है वह वैध है, या उसका कानूनी प्रभाव तभी पड़ता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। यानी हमारा जो भी नियम कानून है वो उस कानून की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत दिया गया है। इसका विस्तार अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या संवैधानिक आधार इसके आधार पर हमें दिए गए हैं। कोई भी कानून संविधान की जो भी स्थापित प्रक्रिया है कानून की, उनके अनुसार ही होगा। संवैधानिक आधार क्या क्या है? संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए जैसे, तो कोई भी अलग से एक अनुच्छेद नहीं है, काफी सारे अनुच्छेद हैं जिनमें कि थोड़ा थोड़ा कुछ दिया गया है। और इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 13 जो अनुच्छेद है वो संविधान के भाग 13 में है, 3 में है। और ये 3 में ये दिया गया है कि यदि राज्य द्वारा निर्मित कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है, उनको अवैध मतलब उनको कहीं भी किसी तरह से बाधित करता है मौलिक अधिकारों को, तो उस कानून को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी हमारा कोई अधिकार जो 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो यदि कहीं बाधित हो रहे हैं तो न्यायालय ऐसे किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के साथ बहुत सारे क्लू दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वीडियो भी मेरा आ चुका है, आप देखिएगा। उसमें यदि हमारे देश की एकता अखंडता के लिए किसी मौलिक अधिकार का हनन जरूरी है तो वहां हनन किया जा सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां दी गई हैं। एकता अखंडता है, स्वास्थ्य है, या स्थितियां हैं, तो न्यायालय स्वयं फैसला लेता है इन सब के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 13 में ये दिया गया है। ठीक है, अगला आता है अनुच्छेद 32। इसका उल्लेख मैं पहले कर चुकी हूँ। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है और इसमें भी कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में कोई भी भारतीय नागरिक अपने जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। और न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यपालिका और संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून है उनकी समीक्षा करेगी और उनका समीक्षा के द्वारा अवलोकन करेगी कि वास्तव में मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। अब आता है अनुच्छेद 246। इसके अंतर्गत क्या है? संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी सीमा है उसका उल्लेख किया गया है कि किन विषयों पर संघ को अधिकार है कानून बनाने का और किन पर राज्यों को अधिकार है। ठीक है, यदि ऐसे किसी अधिकार का हनन संघ और राज्यों द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। यदि संघ सूची में वर्णित कोई कानून राज्यों के द्वारा बनाए गए हैं तो सर्वोच्च न्यायालय राज्यों द्वारा बनाए गए उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है, निरस्त कर सकता है। अवैध घोषित करने के बाद वो कानून निरस्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 254 है अनुच्छेद और इसके अंतर्गत क्या है कि संवर्ती सूची में अंकित किसी विषय पर राज्य और संघ में यदि बनाए गए किसी कानून पर विवाद हो। देखिए, संवर्ती सूची है, इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। और यदि इस विषय पर दोनों ने ही कोई कानून बना लिया है एक ही विषय पर, संवर्ती सूची के एक विषय पर, और आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है, कोई परस्पर विरोधी कानून यदि बन गए हैं दोनों से, तो न्यायालय
राज्य द्वारा निर्मित कानून को अवैध घोषित करेगा, क्योंकि राज्य जो कानून बनाएगा वो केवल अपने राज्य के लिए बनाएगा और केंद्र जो कानून बनाएगा वो पूरे देश के हित के अनुसार बनाएगा। इसलिए राज्य का कानून यहाँ पर अवैध घोषित किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय हर पक्ष को देखता है, उसके बाद ही वो कोई कानून अवैध घोषित हो सकता है। अब है अनुच्छेद 368 और इसके अंतर्गत क्या है, यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार जो संघीय संसद को अधिकार है, वह संघीय संसद को ही प्रदान न करके राज्य विधानसभाओं की भी निश्चित भूमिका का उल्लेख करता है। ठीक है, कि संशोधन का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त नहीं है, राज्यों को भी प्राप्त है। और संविधान में यदि उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ये नहीं हो रहा है संशोधन, तो न्यायालय उस संशोधन को अवैध घोषित कर सकता है। यानी संसद ने कोई संशोधन कर दिया है, न्यायालय और राज्य ने संशोधन किया है, तो उसको न्यायालय यदि ऐसा लगता है कि वो संविधान की उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है, तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके अनुसार 132 जो अनुच्छेद है वो ऐसे मामले हैं जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है और सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरोध में अपील की जा सकती है। तो ऐसे संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है कि संविधान का कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, संविधान के विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यानी यदि सर्वोच्च न्यायालय को देखिए सामान्यतः भी कोई लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पष्टतः कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से फुटकर बीच में कुछ अनुच्छेदों में कोई बातें लिखी हुई हैं जिनकी न्यायालय इस प्रकार से व्याख्या करता है। तो हमारे यहाँ पर जो न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, शक्तिशाली उपकरण है, जिससे कि न्यायालय सरकार के अंगों पर नियंत्रण रखता है, बिना कोई हस्तक्षेप करे वह अपना न्यायिक समीक्षा के द्वारा हमारे संविधान की रक्षा करता है। तो स्टूडेंट्स, आशा है मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। न्यायिक पुनर्वलोकन का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको और भी विस्तार से जो बाकी बची हुई चीजें न्यायिक पुनर्वलोकन की, क्या क्या इनका क्षेत्राधिकार है और किस प्रकार से न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया कार्य करती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।